कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसका ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता था। कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में ही खाना खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। हम कह सकते हैं कि आज तक उसने जितनी सैलरी पाई वह सब बचा ली। दोस्तों, अगर आज हमारे पास सत्ता है, हम पावरफुल हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बड़े हैं समाज में, घर में, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारी सत्ता है उस पे किसी और के आंसू तो नहीं है। कहने का मतलब, जहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं हम सबसे बड़े हैं, किसी और का अधिकार तो नहीं हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, और वो इंसान रो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, और वो अगर नहीं भी रो रहा है तो आपके डर से कुछ बोल नहीं रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए आपको अपना अधिकार नहीं आपसे मांगना चाहता है। देखिए, इस कहानी में एक के बाद एक ऐसी कड़ियाँ जुड़ रही हैं जो कि आगे चल के बहुत ही भयंकर परिणाम बन जाता है। आज तो लगता है कि हाँ, हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी करके आपको सिर्फ और सिर्फ गलत परिणाम ही बन के आपके सामने आएगा। चलिए देखते हैं ये कहानी जो बहुत ही एकदम ही दिल को छू लेने वाली है। अगर आपके भी दिल को छू ले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूरजमल सेठ और रोहित का पैसा। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसों की लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, एक नई कड़ी जुड़ गई इस कहानी में। सेठ की नीयत में खोट आ गया। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसे से आगे बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगुनी रात चुगुनी होने लगी थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाने के पीछे पड़ा था कि मैं कौन सा ऐसा बहाना देखूं जो मुझे पैसा ना लौटाना पड़े। इसी बीच बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गई। उस युद्ध में रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। वो जो सेठ था वो बराबर कैंट में आता जाता रहता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना।
सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार में हाथ बटाने लगा था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब मेरा बेटा व्यापार संभालेगा, जिंदगी मेरी सफल हो गई, और क्या चाहिए। अभी देखिए कहानी में ये कैसा ट्विस्ट आ गया। अमर की बीमारी शुरू हो गई। यहाँ पर अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 ही महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और वह गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI वगैरह और भी बहुत सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इसका इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर टूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। कुछ ही दिनों के बाद एक साधु वहाँ से निकले। उन्होंने जब यह करुण रुदन सुना तो वह रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ देर तक सबको उसी तरह देखा और फिर बोला कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ नहीं समझा महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे क्या उसे लौटाए? सेठ ने कहा, नहीं महाराज, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए थे। साधु बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। बाद में वह सेठ समझ गया कि यह साधु कोई बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। तब वह बोला कि मैं किसको पैसे लौटाता, वह तो मर गया था। तब साधु बोले, उस दिन तुमने जब यह समाचार पाया कि वह मर गया है तब तुमने क्या किया था? तुमने मिठाइयाँ बांटी थी और तुम बहुत खुश हुए थे। क्या तुम्हारा खुश होना और मिठाइयाँ बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को या किसी अनाथालय में या किसी और ज़रूरतमंद को, जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्या उन्हें नहीं दे सकते थे? पर तुम तो पहले से ही चाहते थे कि तुम्हें उसके पैसे ना लौटाना पड़े, क्योंकि तुम्हारी नीयत में शुरू से ही खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही बेटा, और ढेर सारा कर्जा था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था, ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वह गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस बेटी की क्या गलती है, यानी उसकी पत्नी की? इसने तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी की है। साधु ने कहा, ये इसका कर्मों का फल है। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी को नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो,
या ना रखो। हो सकता है जो बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ियों पर बैठा अपने कर्मों को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर पूरा करती है। दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कर्म कीजिए। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।